हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लकीरा। तो भाई, इंडियन एक्सप्रेस 9 जुलाई 2022 न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। क्या कौन कौन से आर्टिकल्स जो है पब्लिश हुए हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे लिए, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस कुछ इस तरीके का आपको आज देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि अमरनाथ कैंप पे क्लाउड बस्ट हुआ है। अब इसके बाद फ्लैश फ्लड जो है यहाँ पे देखे गए, एकदम से जो है बाढ़ आ गई। ठीक है, अब क्लाउड बस्ट क्या होता है? बेसिकली क्या बादल फटने को हम क्लाउड बस्ट कहते हैं? देखो, बेसिकली जो लोग यहाँ पे जानते नहीं है वो यहाँ पे यही बोलेंगे कि बादल फट गया था, बट एक्चुअली अगर आप उसको अपनी ज्योग्राफी की लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो बेसिकली वहाँ पे क्लाउड बस्ट नहीं कहलाता। ठीक है, वो एक तरीके से अगर आप कहोगे कि बादल फटना नहीं कहलाता, वो पानी जो है एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाता है, उसी को हम जो है क्लाउड बस्ट कहते हैं। तो इसको इन डिटेल जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अमरनाथ यात्रा के बारे में भी जो है कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको जानने ज़रूरी है। तो भाई, इसके अलावा फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे का असैसिनेशन हो गया। स्पीच के दौरान इनको मार दिया गया। तो मेयर के यहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे, उस समय ये कैंपेन कर रहे थे और उसी समय जो है इनको यहाँ पे मार दिया गया। ये स्पीच दे रहे थे तभी। और देखो, ये काफ़ी सैड न्यूज़ है। एक तरफ पूरी दुनिया जो है शोक मना रहा है, लेकिन वहीं चाइना अगर आप देखोगे तो खुश है। कई सारे ट्वीट्स भी मैंने देखी, कई सारे वीडियोस भी मैंने देखे कि हाँ, चाइना ने जो है बिल्कुल बहुत बढ़ चढ़ के जो है यहाँ पे वहाँ पे फटाके की बात करी जा रही है कई जगह की। हमके यहाँ पे जो है फटाके नहीं है, कई जगह यहाँ पे डिस्काउंट भी शुरू हो गया। 12% डिस्काउंट भी कई जगह दिया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर की डेथ हुई है जापान में, शिंजो अबे। इसके अलावा वर्ल्ड में शिंजो अबे की एक बहुत ही अलग पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 2 से 3 ट्वीट्स भी करी कि मेरा कंडोलेंस जो है जापान के लोगों के साथ है, शिंजो अबे की फैमिली के साथ है। एंड इंडिया बिल्कुल जो है जापान के साथ हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी बिल्कुल जो है खड़ा रहेगा। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी डिस्कस करने लायक है। इसके अलावा इंडिया और जापान के जो टाइज हैं, किस तरीके से क्वाड को जो है डेवलप किया गया, इनिशिएटिव जो है शुरू किया था शिंजो अबे ने। शिंजो अबे ने किस तरीके से इंडिया और जापान के टाइज हैं उसके यहाँ पे मजबूत किया। इसके अलावा क्वाड में बाद में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी जो है यहाँ पे जुड़े हैं। तो यहाँ पे ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शेप्ड इंडियन जापान टाइज की पर्सन बिहाइंड क्वाड। तो यहाँ पे शिंजो अबे के बारे में बताया गया है किस तरीके से शिंजो अबे ने जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको जो है यहाँ पे डेवलप किया था। इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे तो प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी पॉवर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एनर्जी पुअर के बारे में यहाँ पे बात करी है, मतलब एनर्जी पॉवर्टी के बारे में यहाँ पे बात करी है, लीमा से लेके हनोई से लेके नैरोबी तक। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे ना तो इस पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि भाई आखिरकार क्या एनर्जी सिर्फ जो रिच कंट्रीज हैं उन्हीं का हक है? क्या जो गरीब देश हैं उनका यहाँ पे कोई भी हक नहीं है? ठीक है, तो चिले से लेके इंडोनेशिया से लेके रवांडा से लेके, तो बेसिकली इन सब देशों के बारे में जो है यहाँ पे बात करी गई है। तो इसको इन डिटेल जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो शिंजो अबे के बारे में यहाँ पे बात की गई। शिंजो अबे कितने पैशनेटली जो है उन्होंने जो बायलैटरल टाइज है उनको यहाँ पे मैनेज करके रखा है। इसके अलावा जापान ने किस तरीके से अपनी इमेज को यहाँ पे डेवलप किया, किस तरीके से जापान जो है एक वर्ल्ड लीडर के रूप में जो है इमर्ज होके आया। इसके अलावा लीड लाइक अबे, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से जापान और इंडिया के जो टाइज है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक का आइडिया है वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है और ये इंडिया के लिए किस तरीके से जो है इम्पैक्ट यहाँ पे डालता है, तो इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये और ये आर्टिकल जो है दोनों हम यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम बात करते हैं अमरनाथ केव की। अमरनाथ यात्रा रिसेंटली जो है आपको क्लाउड बस देखने को मिला। अब देखो, ये केव जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये केव कहाँ आपको मिलेगी, तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। ठीक है, मेनली जो कश्मीर है वहीं पे ये यात्रा जो है कंडक्ट करी जाती है। ये करीब 25 किलोमीटर की यात्रा होती है, पैदल जो है 25 किलोमीटर की है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे केव देखने को मिलेगी। ये हम मानते हैं अमरनाथ केव है और इस तरीके से यहाँ पे शुरू होती है और यहाँ पे जो है एंड हो जाती है। अब देखो होता क्या कि ये पहलगाम से शुरू होती है
पहलगाम के आगे और चंदनवाड़ी है, तो वहाँ से पैदल चलना जो है शुरू होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे गुफा पहुँचते हैं, उसके बाद दर्शन करके वापस जो है आप बालटाल से आ सकते हो, या तो आप बालटाल से भी जाके वापस जो है पहलगाम से आ सकते हो। तो बेसिकली ये रूट हमको देखने को मिलता है। अब ये केव है कहाँ पे, तो लिड्डर वैली जो है वहाँ ये आपको देखने को मिलेगी। एक ये वैली है जो कि ग्लेशियर से सराउंडेड है, स्नोई माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, और अधिकतर समय ये जो वैली है, ये जो पूरा एरिया है, ये बर्फ से जो है ढका हुआ होता है। तो वैली जब यात्रा यहाँ पे शुरू होती है तो पूरे रास्ते को जो है यहाँ पे बनाया जाता है, आर्मी जो है पूरा यहाँ पे जो बर्फ है वो वहाँ से हटाती है, प्रॉपर जो है यहाँ पे रास्ता बनाती है, उसके बाद जो है केव तक यहाँ पे पहुंचा जाता है ना। अगर आप लेजेंड के हिसाब से देखोगे तो सेज भृगु जो कि एक संत रहे हैं बहुत बड़े, ठीक है, मेनली ये ऋषि रहे हैं, और ये फर्स्ट थे जिन्होंने अमरनाथ को जो है यहाँ पे डिस्कवर्ड किया था। काफ़ी लंबे समय पहले जो है यहाँ पे माना जाता है कि कश्मीर की वैली जो है ये पूरी वाटर के अंदर सबमर्ज हो गई थी। इसके अलावा जो शेख कश्यप है, देखिए ऋषि कश्यप जिनके नाम पे कश्मीर का जो है यहाँ पे नाम रखा गया, तो ये इन्होंने जो है यहाँ पे बेसिकली ये ड्रेंड हुआ, और जो सीरीज ऑफ रिवर्स है वो यहाँ पे ड्रेंड हो गई। उसके बाद जो है वाटर पूरी तरीके से यहाँ पे ड्रेंड हुआ, और जो भृगु थे वो पहले जो है दर्शन उन्होंने शिव जी के किए थे अमरनाथ में, ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन काफ़ी समय से ऐसा होता था कि लोगों को जो है अमरनाथ यात्रा के बारे में पता ही नहीं होता था। तो एक जो एक भेड़ चढ़ाने जो है यहाँ पे जाता है, वो जो है वहाँ पे देखता है कि एक गुफा है, उसके बाद जो है वो लोगों को यहाँ पे आके बताता है, उसके बाद जो है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इस तरीके से हो गई थी ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्लाउड बस्ट कैसे होता है। देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, कि ये जो मोस्ट और राइजिंग एयर होती है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे बढ़ती है। अब देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि एक क्लाउड है, मान लो यहाँ पे ये जैसे ना इस तरीके से ये पूरा क्लाउड है। अब ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ से जो हवाएं हैं वो इस तरीके से उसको ऊपर की तरफ पुश करती हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे पुश होती जाती हैं, ये पुश होती जा रहा है, ये पुश होता जा रहा है, तो ये जो क्लाउड है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम होता जाएगा, ठीक है, तो वो ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, बहुत ठंडा जो है हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब ये ठंडा होता जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है उसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, मतलब ये जो है मॉइस्चर को यहाँ पे झेल नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, एकदम से जो है जब ये अपनी पूरी क्षमता जो है यहाँ पे त्याग देगा, ये जो क्लाउड में जो पानी भरा हुआ है, जो मॉइस्चर है, उसको जो है ये क्या करेगा, इसको जो है ये यहाँ पे रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद फाइनली जो है ये कोलैप्स हो जाएगा, और इस तरीके से जो है बादल यहाँ पे फट जाता है। बादल फटता नहीं है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक ही एरिया में बहुत ज्यादा पानी जो है एकदम से गिर जाना, इसी को जो है क्लाउड बस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब इतने से एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं यहीं जो है पानी आपको देखने को मिलेगा। अब सडनली एकदम से यहाँ पे बरसात हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, फ्लड्स आ जाता है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो इसी तरीके के एरिया में यहाँ पे फ्लड आया है, और बेसिकली जो मेन जो एरिया है वहीं पे जो है फ्लड आ गया। अब देखो यहाँ पे एक मैन मेड भी जो है कॉज आपको देखने को मिलेगा। मैन मेड कॉज ये है कि भैया यहाँ पे रास्ते पे ही जो है कैंप बना दिए गए, मतलब जो यहाँ पे रास्ता था ना वहाँ पे कैंप बना दिए गए, तो ये जो है एक तरीके से बहुत ही गलत है। और अगर आप अमरनाथ यात्रा में देखोगे तो उतना रिस्क भी रहता है, क्योंकि कभी जो है यहाँ पे जो बर्फ़ है वो धंस जाती है, तो बेसिकली जो है बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। मैं ऑलरेडी जो है 2 से 3 बार गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी जो है आसान यात्रा भी ये नहीं है, तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको जो है वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। तो क्लाउड बस्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा जो है टॉपिक है। खैर इसमें तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लाउड बस्ट होता क्या है वो जो है मैंने आपको बता दिया। अब इसको डेफिनेशन फॉर्म में भी देख लो, तो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे ये कहता है कि क्लाउड बस्ट जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। एक ही एरिया पे एक इंटेंस रेनफॉल हो जाना, इसी को हम कहेंगे कि एक क्लाउड बस्ट हुआ है। ये एक वेदर फेनोमेनॉन है जिसमें अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और करीब 100 पर आर जो प्रेसिपिटेशन है वो हमको देखने को मिलता है जोग्राफिकल रीजन में 2 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, तो इसी को हम कहेंगे क्या है, ये क्लाउड बस्ट है। तो बेसिकली किसी भी एरिया में जब 100 पर आर एक 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जब यहाँ पे एकदम से बहुत ही हाई रेनफॉल हो जाती है, एकदम से बहुत बड़े बड़े बूंदे यहाँ पे गिर जाती हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई क्लाउड बस्ट जो है यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप दो तो ये जनरली जो है अकर किया जाता है, और मेनली जो पहाड़ी रीजन है वहाँ पे जो है ये चीज़ हमको देखने को मिलती ही है।
अब जब मॉनसून जो है क्लाउड ड्रिफ्ट होता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मतलब बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी से, तो ये प्लेन्स को जो है यहाँ पे अक्रॉस करता है और हिमालय में जो है मेनली हमको जो है 75 मिलीमीटर्स की जो रेन है पर आर ये देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो पहाड़ी वाला एरिया है वहीं पे होता हो, नहीं। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो जो प्लेन्स रीजन है, जो प्लेन्स होते हैं हमारे, जैसे गंगा का प्लेन्स है, ठीक है, इन जगहों पे भी जो है आपको क्लाउड बस देखने को मिलेगा। तो ऐसा ये कहना नहीं सही नहीं है कि सिर्फ हिमालय वाले रीजन में या पहाड़ वाले रीजन में होता है, लेकिन हाँ ये बात है कि हिमालय में अधिकतर जो है क्लाउड बस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया जापान टाइज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब की पर्सन बिहाइंड क्वाड, मतलब शिंजो अबे जो कि की पर्सन थे क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुप है, 4 देशों का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। अब देखो आज के समय इंडिया ने एक दिन का शोक जो है डिक्लेयर कर दिया है, तो आज जो है भारत में शोक है और जापानी ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट मूवमेंट है और ये नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ट्वीट भी करी है। शिंजो अबे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सिक्वेंटियल लीडर्स रहे हैं जापान के। अगर आप पोस्ट वॉर हिस्ट्री देखोगे, मतलब वो जितने भी युद्ध हुए हैं उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जो है आपको शिंजो अबे देखने को मिलेंगे। ये जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। 2006 से 7 तक ये प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद 2012 से 2020 तक रहे। इनके टाइम में ऑफिस में जब ये रहे तो शिंजो अबे जो है भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे और इंडिया और जापान की रिलेशनशिप भी जो है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो 2020 में इन्होंने जो है यहाँ पे ये कह दिया था कि मेरी हालत जो है यहाँ पे ठीक नहीं है, बहुत ही पेन है, मेरी हेल्थ जो है बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे रेजिग्नेशन है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है ट्वीट यहाँ पे करी थी कि इंडिया जापान की जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी गहरी हो गई है, काफ़ी अच्छी है और मैं यहाँ पे ये प्रे करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे रिकवर हो जाए। अब देखो फर्स्ट जब इन्होंने विजिट की 2006-7 में, तो इन्होंने पार्लियामेंट को जो है एड्रेस किया। सेकंड में इन्होंने जो है फिर 3 बार जो है विजिट किया, 2014, 2015, 2017 में। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रधानमंत्री देखोगे जापान का तो उसने भारत को जो है इतना ज़्यादा विजिट नहीं किया। ये शिंजो अबे जो है पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे जो कि चीफ गेस्ट रहे। रिपब्लिक डे परेड में 2014 में ये आए थे और यहाँ पे इन्होंने इंडिया जापान के रिलेशन की जो है बात करी थी। इसके अलावा इन्होंने जो है बेसिकली 2014 में जब यहाँ पे इलेक्शन भी हो रहे थे तो इन्होंने इन्होंने बेसिकली एक गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे होस्ट भी किया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ग्लोबल पार्टनरशिप जो जापान और इंडिया के बीच में है उसका 2001 में जो है फाउंडेशन रखा गया था। इसके अलावा जापान और इंडिया के बीच के टाइज जो है आपको काफ़ी बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। इसके अलावा 2007 में जब ये भारत आए थे तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दी थी कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू सीज के ऊपर। इसको मैंने कल भी जो है यहाँ पे डिस्कस किया था, जहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया था। अब ये कॉन्सेप्ट जो है मेन स्ट्रीम है आज के समय। अगर आप देखोगे तो इंडिया जापान के बीच की जो टाइज है उनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन का देखने को मिलेगा, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जब गुजरात के प्राइम मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी जी, तब भी जो है जापान से काफ़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशन जो है यहाँ पे इंडिया के रहे हैं। इसके अलावा इंडो जापान न्यूक्लियर डील भी हुई। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव एरिया था ये, मतलब न्यूक्लियर डील वाला, लेकिन यहाँ पे होता ये था कि जापान ने ही जो है इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया था कि हमको जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पीसफुल पर्पस के लिए भी जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एनर्जी पर्पस के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है यहाँ पे क्या करें, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियर बम ही बनाते रहे, नहीं। उस एनर्जी को जो है हम इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा जो हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, इन सब में जो है हम यहाँ पे डेवलप जो है कर सकते हैं, इन सब में भी जो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जापान की आपको आर्मी जो है देखने को नहीं मिलेगी, मतलब छोटी मोटी नेवी आर्मी इनके पास है, वैसे नेवी ही है, लेकिन इनको जो संरक्षण है वो यूएस ने यहाँ पे देके रखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में जो है बात की गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप जो है एक रिलेशनशिप रही जो बेसिकली इंडिया और जापान के बीच में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जब इन्होंने ये स्पीच दी थी ना कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू सीज 2007 में, तभी इस समय 2007 में जो है क्वाड को फॉर्म किया गया था। क्वाड जो कि आज 4 देश आपको देखने को मिलेंगे, उसमें इंडिया और सबसे पहले जापान थे। अक्टूबर 2017 में जो चाइना का एग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ता गया पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में। इसके अलावा इंडिया बॉर्डर्स में भी अगर आप देखोगे तो 2017 में हमको डोकलाम इशू जो है देखने को मिला था। इसके बाद जो शिंजो अबे हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि हमको जो है क्वाड को यहाँ पे रिवाइव करना चाहिए। तो नवंबर 2017 में तो ये ग्रुपिंग को जो है वापस यहाँ पर रिवाइव किया गया। तो इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जो है ये सब यहाँ पे मैनिला में जो है मिले थे और ईस्ट एशिया जो है समिट यहाँ पे इन्होंने फॉर्म करी थी। 2017 में इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में जो है यहाँ पे बॉर्डर स्टैंड ऑफ हमको देखने को मिला। तब भी
जापान जो है भारत के साथ बिल्कुल यहाँ पे खड़ा था कि चाइना का जो एग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। और 2015 में जब इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया और जापान मिलकर जो है यहाँ पे बुलेट ट्रेन को डेवलप करेंगे। तो जापान में जो बुलेट ट्रेन चलती हैं वो जो है हम भारत को यहाँ पे देंगे और पूरा सिस्टम जो है हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। तो इंडिया और जापान के जो रिलेशन है वो अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक्ट ईस्ट फोरम, इसके बारे में भी जो है यहाँ पे बात की गई थी। तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में जो है बात की गई थी। वहीं अगर आप देखोगे तो चाइना जो है क्लोजली जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पे वॉच करता है। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई लोग यहाँ पे ये सवाल पूछते हैं कि जापान जो है कभी अपनी, जापान की जो सरकार है वो यहाँ पे अपनी आर्मी, अपनी नेवी या अपनी एयरफोर्स को यहाँ पे क्यों डेवलप नहीं करने देती। तो इसका देखो एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है। पहली बात तो अगर आप जापान का इतिहास पढ़ोगे तो जापान में क्रूरता इतनी थी, जापान ने इतने अत्याचार करी हैं, मतलब करे हैं चाइनीज़ के ऊपर, और बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे यहाँ पे अत्याचार हुए। ठीक है। और अगर आप वर्ल्ड वॉर टू में देखोगे तो जापान काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे बिहेव कर रहा था, लेकिन जब एटम बम गिरा तो उसके बाद जो है ये पूरे तरीके से सिलेंडर हो गए। अब जापान के जो सरकार है वो ऑफिशियली यहाँ पे परमिशन नहीं देती, क्योंकि इनको पता है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वो कुछ का कुछ ही यहाँ पे डेवलप करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। आप जापान मेड कोई भी चीज़ देख लो, जापान भले ही छोटा सा देश है लेकिन वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको सबसे पावरफुल देखने को मिलेगी। आप किसी भी चीज़ में जापान को उठा के देख लो, आप कार्स में जापान देख लो। ठीक है। बेसिकली आप टोयोटा देख लो, आप होंडा देख लो, इनकी कार्स आप देख लो, आपको समझ में आएगा कि मजबूती भी है, परफॉर्मेंस भी है। तो बेसिकली जापानीज जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है। और 2021 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भारत ने जो है पद्म विभूषण भी दिया था, सेकंड, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का, वो जो है दिया गया था किसको, जो शिंजो अबे हैं उनको। तो भारत का तो हाईएस्ट ऑनर होता है वो होता है भारत रत्न, और फिर सेकंड हाईएस्ट ऑनर जो है होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, और फिर होता है पद्मश्री। तो इस तरीके से जो हाईएस्ट ऑनर है वो आपको जो है देखने को मिलेंगे ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शिंजो अबे के बारे में ही यहाँ पे बात करी कि शिंजो अबे यहाँ पे कितने पैशनेट रहे हैं। ठीक है। अब जब यहाँ पे देखो एसेसिनेशन हुआ इनका, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो है एक इंसान ने पीछे से यहाँ पे 2 गोली मार दी इनको, और सडनली इनको जो है हार्ट अटैक भी आ गया। अब इसके बाद दुनिया भर का मीडिया जो है इनको यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। अब जब इन्होंने फर्स्ट ट्रिप यहाँ पे 2007 में आई थी तो उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट को जो है एड्रेस किया था। इसके अलावा 2014 में जब ये आए, दो देशों के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बातचीत यहाँ पे हुई। रिपब्लिक डे परेड में जो है इनको यहाँ पे बुलाया गया, ये गंगा आरती में भी जो है यहाँ पे शामिल हुए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो इवेंट रहा है वो रहा बेसिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको लेके। तो ये आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी की जो है यहाँ पे बात की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना, आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात करी जा रही थी कि जिस तरीके से चाइना जो है अग्रेसिवली यहाँ पे बिहेव करते हैं, तो इंडिया जापान को जो है बिल्कुल साथ में आना चाहिए इन दोनों देशों को। और इंडियन ओशन को, इसके अलावा जो पैसिफिक ओशन है, तो बॉर्डर जो एशिया है, बेसिकली एशिया को जो है हमको ब्रॉडर जो है करना चाहिए। इसके अलावा हमको जो है अपना नेटवर्क भी यहाँ पे डेवलप करना चाहिए पैसिफिक ओशन में। इसके बाद फिर यूएस ऑस्ट्रेलिया पे आया, क्योंकि इनको यहाँ पे समझ में आ गया था कि चाइना जो है काफ़ी यहाँ पे एग्रेसिवली बिहेव करता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ कही गई थी कि इंडो पैसिफिक रीजन में, तो ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, यहाँ पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, कि इस पूरे रीजन को फ्री रखो। अब चाइना यहाँ पे क्या करता है, अपने शिप्स यहाँ पे भेज देता है, सब पे यहाँ पे नजर रखता है कौन जो है यहाँ पे किसका सामान जा रहा है, किसका सामान जो है यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो बेसिकली ओपनली जो है लोग यहाँ पे ट्रेवल कर पाए, गुड्स जो है हम ट्रांसफर कर पाएं। इसके अलावा जो कैपिटल है और जो नॉलेज है वो फ्रीली जो है हम यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएं। तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात की गई थी। भारत और जापान के टाइज जो है 70 साल पुराने हैं। इसके अलावा 5 पोस्ट वॉर डिकेट, मतलब वॉर के 50 साल बाद अगर आप देखोगे 20th सेंचुरी में, तो बायलैटरल टाइज जो है जो फ्रेंडली और जापान और इंडिया के बीच में आपको काफ़ी अच्छे जो है देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप किसी देश के रिलेशन अगर आप देखो तो इतने अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने इंडिया और जापान के हैं। इंडिया जो है सिग्नेटरीज रहा है 1951 में सैन फ्रांसिस्को जो पीस ट्रीटी हुई थी उसमें, और जो कि जो कि जो है जो कि जो पोस्ट वॉर रिलेशन है उसको जो है यहाँ पे एक्सिस और एलाइज के बीच में उसको जो है यहाँ पे ब्रोक्ड किया गया था। तो मेनली अगर आप देखोगे तो इंडिया और जापान के रिलेशन जो है काफ़ी बेहतर जो है थे, और जब नेहरू जी के टाइम पे भी जो डेवलपमेंट हुए हैं वो भी काफ़ी थे। तो जापान ने जो है इंडिया की काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे मदद करी है। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी पॉवर्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। तो रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एनर्जी पुअर के बिहाफ में जो है यहाँ पे एक चीज़ कही है।
तो लीमा से लेके हनोई से लेके नैरोबी तक ये सब देश की कैपिटल हैं। अब बताओ कमेंट बॉक्स में ये जो है किस किस देश के आपको कैपिटल देखने को मिलेंगी और ये देश आपको कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, नैरोबी तो केन्या की है, हनोई बताओ और लीमा बताओ ये कहाँ की है ना। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जो है एनर्जी पुअर कंट्रीज के बारे में बात करी है। तो चिली से लेकर इंडोनेशिया से लेकर रवांडा से ये सब जो देश हैं ये काफ़ी एनर्जी पुअर है, मतलब एनर्जी की इनके पास काफ़ी सारी जो है समस्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रिच ग्लोबल कंट्रीज हैं, जैसे अगर आप देखो तो G7 समिट हुई जर्मनी में, तो यहाँ पे हमको जो लेस मतलब जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी यहाँ पे मदद करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे कही गई है। अगर आप लैटिन अमेरिका में देखोगे तो यहाँ पे कई सारे एनर्जी क्राइसिस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में, इस रीजन में करीब 3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि एनर्जी के लिए जो है यहाँ पे जूझ रहे हैं, मतलब उनके पास एनर्जी जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। तो साउथ एशिया में अगर आप देखो तो करीब 1 मिलियन पीपल हैं जो कि एक्सट्रीमली जो है लिमिटेड एक्सेस है इनके पास एनर्जी का, मतलब बहुत ही कम एक्सेस है। इसके अलावा एलपीजी और जो एलईडी रिवॉल्यूशन है भारत में वो जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन इन देशों में भी जो है हमको जो रिफॉर्म्स है वो लाने की जो है ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एनर्जी एक्सेस जो है आज के समय वो सबका प्रिविलेज है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनर्जी जो है सबको यहाँ पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है अमेरिका जो है अकेले यहाँ पे यूज़ कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी, जो है दूसरे देशों को भी यहाँ पे देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो देश भी जो है कुछ यहाँ पे डेवलप कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ पुअर फैमिली जो है उसी जो रिच फैमिली है उसके पास यहाँ पे राइट्स है एनर्जी का, नहीं, पुअर फैमिली के पास भी राइट है कि भैया उसको भी जो है यहाँ पे एनर्जी मिलना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो एनर्जी के कॉस्ट जो है बिल्कुल आपको हाई देखने को मिलेंगे और इसका रीजन है जियो पॉलिटिकल टेंशन। आज के समय अगर आप देखोगे तो कई सारी इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड की, जो रिच इकोनॉमीज हैं वो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्वाइव कर ही पा रही हैं, लेकिन बाकी जो देश हैं उनके पास आपको बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिलेगा। आप श्रीलंका ही देख लो, आप भारत ही देख लो, भारत तो फिर भी जो है यहाँ पे किसी न किसी तरीके से मेंटेन कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो हमारे डॉलर जो है बहुत कम होते जा रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल, गोल्ड जो है भारत सरकार बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट कर रही है, तो हमारे काफ़ी सारे डॉलर जो है यहाँ पे निकलते जा रहे हैं। तो इंडिया ऑयल इंपोर्ट बिल अगर आप देखोगे तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 119 बिलियन डॉलर का बिल है। ठीक है, तो इस मार्च मतलब 31 में अगर आप देखोगे तो बेसिकली 31 मार्च तक तो ये इतना ज़्यादा हो गया है। और प्रेजेंटली ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो है ये एक्सप्लोडेड हो गए, मतलब एकदम से फट गए हैं, इतनी तेज़ी से जो है यहाँ पे दाम बढ़ रहे हैं और डिमांड भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी जो रिफाइनरीज़ हैं उनने जो है यहाँ पे बाइंग जो बेसिकली जहाँ से खरीदे थे उन्होंने यहाँ पे जो है उसको कट डाउन कर दिया। अब रशिया क्रूड ऑयल की वजह से अगर आप देखोगे तो बेसिकली रशियन क्रूड ऑयल की वजह से अगर आप देखोगे तो इससे जो है काफ़ी हद तक जो है हमको चीज़ें जो है यहाँ पे मिल रही हैं, मतलब रशिया से हम क्रूड ऑयल यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो इससे जो है पेट्रोल और डीजल के दाम भी जो है यहाँ पे अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय जो है बिल्कुल यहाँ पे ये बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर देखो कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पे इस चीज़ को भी लेके पब्लिश हुए हैं कि हमको सिर्फ रशिया पे जो है रिलायंट नहीं रहना चाहिए। मान लो कल को यहाँ पे वॉर बढ़ गया तो उसके बाद जो है रशिया से हम ऑयल तो ले रहे हैं, लेकिन अगर जो है कल को कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमको दूसरे भी ऑप्शंस जो है यहाँ पे रखने चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे G7 कंट्रीज़ की बात करें तो G7 कंट्रीज़ जो हैं ये कम्प्लीटली जो है यहाँ पे कर्व हो गई है रशियन ऑयल में। ठीक है, तो बेसिकली G7 कंट्रीज़ जो है मेनली यूरोप जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो रशियन ऑयल पे यहाँ पे डिपेंड थी, लेकिन अब जो है इन्होंने खुद यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज कर दिए, तो जो ऑयल के प्राइसेस है वो हायर जो है होते जा रहे हैं। और इसी की वजह से अगर आप दो तो श्रीलंका में जो है एनर्जी शॉक्स हो रहे हैं और सेवरल कंट्रीज में आपको जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब वॉर यहाँ पे डिक्लेयर किया तो जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रशिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैंक्शन लगा दिए। तो आज के समय इंटरनेशनल एंगर जो है, मतलब इंटरनेशनल जो गुस्सा है वो रशिया और मतलब रशिया के ऊपर यूक्रेन की वजह से ये तो अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, लेकिन किसी के पास जो है ऐसा राइट नहीं है कि वो जो है किसी भी देश की सोवरेनिटी को जो है यहाँ पे हर्ट करे। तो मेनली अगर आप देखोगे तो आज समय यही बताया जा रहा है कि भैया ये जो प्राइसेस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सबका जो है राइट है कि एनर्जी जो है प्रॉपर यहाँ पे सब तक पहुँचे। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक सबसे बड़ा जो बिगर इशू है वो यहाँ पे बताया कि ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस को लेके। देखो आज समय हो क्या रहा है कि प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है, मतलब ग्लोबल एनर्जी जो बेसिकली क्रूड ऑयल है,
जो ऑयल हम यहाँ पे परचेज करते हैं, सभी देश यहाँ पे परचेज करते हैं, कोल यहाँ पे परचेज करते हैं। तो इसको लेके प्रॉपर जो है यहाँ पे गवर्नेंस होना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि जिस देश के पास यहाँ पे तेल, जैसे सऊदी सऊदी जो है अपने हिसाब से क्या करता है, यहाँ पे तेल निकालता है, कभी जो तेल का उत्पादन है वो यहाँ पे कम कर देता है, तो उसके हैंड में पूरा है, वो प्राइसेस को जो है यहाँ पे रेगुलेट काफ़ी हद तक जो है कर लेते हैं। तो मेनली अगर आप देखोगे तो जो बिगर इशू ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस का है, वो आज के समय जो है एशिया की तरफ भी आपको जो है यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो जो वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम है वो आज के समय टाइटली जो है अटलांटिक जो कंट्रीज है वो यहाँ पे कंट्रोल करती हैं, और ये जो है बेसिकली यहाँ पे इस ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो ग्लोबल एनर्जी नैरेटिव्स हैं उन सबको जो है हमको बिल्ड करना चाहिए और पुश जो है करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो अमेरिकन डॉलर है ये आपको टॉप मोस्ट करेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी चल रहा है लेकिन उसके बाद भी वही अगर आप इंटरनेशनल एजेंसी देखोगे तो ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट एजेंसी रही है जो कि यहाँ पे रिच और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको जो है यहाँ पे क्या करती है, मतलब उनके हिसाब से यहाँ पे चलती है। तो इनका कहना यहाँ पे ये है। वही अगर आप पावर प्लेटफॉर्म देखोगे तो G20, इसके अलावा जो ब्रिक्स जो हैं, इनको यहाँ पे जो एनर्जी एक्सेस है उस पर जो है ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा पॉवर्टी और सिक्योरिटी पे जो है बिल्कुल हमको जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए, फोकस जो है करना चाहिए। अब देखो आज समय हो क्या रहा है कि जो एनर्जी एक्सेस है, जस्टिस है, इसके अलावा जो क्लाइमेट है, इसके लिए एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो है यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए। और मेनली ये जो एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी एक्सेस और जस्टिस जो है एनर्जी और क्लाइमेट से लेके इन सब पे जो है यहाँ पे फोकस करे। वहीं अगर आप देखोगे तो जैसे इंडिया और चाइना जो है, इनमें 3 बिलियन एनर्जी कंज्यूमर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको क्या ज़रूरत है कि हम दोनों देशों के पे जो है टेबल और स्ट्रेटजी टेबल में बैठ के हमको जो है स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा जो सीरियस डिफरेंसेस हैं जिसमें जो है कई इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन सबको जो है हमको यहाँ पे सॉल्व कर लेना चाहिए। वहीं अगर आप बड़ी कंट्रीज देखोगे तो इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, इनको भी जो है हमको यहाँ पे लाना चाहिए, जिससे जो प्रॉपर एक सॉल्यूशन है वो जो है हम यहाँ पे निकाल पाएँ। ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो एक तरफ हम जो फॉसिल फ्यूल है उसका जो है डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो है आपको धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो मेनली जो अंडर इन्वेस्टमेंट, जो बेसिकली हैवी अंडरस्टैंडमेंट जो है ग्लोबली एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आपको देखने को जो है मिलेंगे। इसके अलावा जो वेस्टर्न ऑयल और गैस कंपनीज है उनको भी यहाँ पे फोर्स करना चाहिए कि भी आप शेयर होल्डर और क्लाइमेट लीडर्स जो हैं उनको यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमको जो है एक प्रॉपर इंटर गवर्नमेंटल सिस्टम जो है उसको यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। वहीं अगर आप देखोगे तो आज समय रशिया जो है एक सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा। 12.6 जो वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन है वो सिर्फ आपको जो है रशिया में देखने को मिलेगा। मतलब सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया करीब 2.5 से 3 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पे डिसअपियर हो सकता है अगर कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ी। ठीक है। रशिया के ऊपर जो ऑलरेडी यहाँ पे सैंक्शन लगे हुए हैं, तो काफ़ी हद तक मार्केट से जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पे डिसअपियर होता नज़र आ रहा है, और इससे जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है उसको जो है यहाँ पे पुश होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई इतनी समस्या होने के बाद भी जो रिच कंट्रीज हैं वो आज समय जो है यहाँ पे किसी न किसी तरीके से तो यहाँ पे मैनेज कर रही हैं, लेकिन जो बहुत सारे देश हैं जिनमें आपको डेफिशिएट देखने को मिलेगा, एनर्जी डेफिशिएट देखने को मिलेगा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो यहाँ पे डेवलप हो रही हैं उनको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पेन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो आज के समय जो बड़े देश हैं उनको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जो छोटे देश हैं वो जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में जो है सफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको जो है इन्फ्लेशन को यहाँ पे रोकना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे रोकना चाहिए, क्योंकि इन सब वजह से जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बढ़ रही है, तो जब सप्लाई यहाँ पे कट हो रही तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली उन्होंने जो है वर्ल्ड लीडर से यहाँ पे अपील करी है कि भैया हमको जो है एक बेसिकली एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की जो है यहाँ पे तरफ फोकस करना चाहिए, और बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी पॉवर्टी का इशू है, इसके अलावा जो और भी इश्यूज हैं उन सबको जो है हमको बैठ के जो है सभी देशों को मिलके यहाँ पे उस पर चर्चा करना चाहिए, एक साथ जो है यहाँ पे आना चाहिए, और सबसे पहली प्रायोरिटी जो है हमको इसी चीज़ को यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है।
तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि एनर्जी पॉवर्टी को जो लेके जो है हमको यहाँ पे जो है फोकस यहाँ पे करना चाहिए। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है, और काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे तो ये चीज़ बिल्कुल सही भी है। आज समय एनर्जी क्राइसिस आपको जो है कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोल यहाँ पे है नहीं, कोल जो है कोई देश यहाँ पे महंगा खरीद रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को ही देख लो, पाकिस्तान जो है डबल रेट पे यहाँ पे जो अफगानिस्तान है उससे जो है यहाँ पे क्या परचेज कर रहा है, कोल जो है यहाँ पे परचेज कर रहा है। तो भाई ये था 9 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, वो सब जो है मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।